नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश एग्जाम बाय बीएल सर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नरेशन के विषय में और देखेंगे कि नरेशन क्या होता है, कैसे हम इसको आसान सी भाषाओं में क्लियर करें, उसी के विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि इंग्लिश एग्जाम बाय बीएल सर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों के यहाँ शेयर करिए। और आज की वीडियो का टारगेट होगा 1000 लाइक का। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो 1000 लाइक जो टारगेट है उसको अचीव कराइए। और आगे हम लोग देखते हैं नरेशन को। चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि नरेशन होता क्या है। तो नरेशन का मतलब कथन होता है। दोस्तों, नरेशन का मतलब कथन होता है। और जैसे हम लोग 9-10 में पढ़ते आए तो हम लोग वाक्य पढ़ते आए थे, वाक्य को सेंटेंस करते हैं, उसी प्रकार से नरेशन है जो हम लोग इंटर लेवल के लिए होता है। नरेशन का मतलब कथन होता है और कथन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? 2 प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है डायरेक्ट स्पीच जिसका मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच जिसका अर्थ होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष कथन। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट नरेशन के 2 पहलू निकल करके आते हैं, डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों, हमको यह पहचानना होता है कि कौन सा कथन दिया गया है, डायरेक्ट स्पीच का है कि इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो डायरेक्ट स्पीच की हम लोग पहले बात कर लेते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच को पहचानने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसमें कामा, इन्वर्टेड कामा एंड इन्वर्टेड कामा इन्वर्टेड कामा देखते हैं। और दूसरा देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच 2 भागों में बटा है कि नहीं। पहला भाग रिपोर्टिंग वर्ब, जिसका अर्थ होता है कामा के बाहर वाला भाग। दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब कामा के अंदर वाला भाग। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कैसे हमको पहचानना है। डायरेक्ट स्पीच के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कामा इन्वर्टेड कामा दिया गया है कि नहीं दिया गया है। यदि कामा इन्वर्टेड कामा दिया गया है तो समझ जाएंगे कि यह कथन डायरेक्ट स्पीच का है, प्रत्यक्ष कथन है। और यदि यह नहीं दिया गया है तो आप समझेंगे कि यह इनडायरेक्ट है। क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। तो 2 प्रकार से हम लोग डायरेक्ट स्पीच को पहचान सकते हैं। और दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानेंगे? तो इनडायरेक्ट स्पीच में कामा इन्वर्टेड कामा नहीं होता है और जो वाक्य होगा, कथन होगा, एक ही स्पीच में होगा, एक ही सेंटेंस होगा या एक ही भाग होगा। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच के भाग को पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को कंजक्शन से जोड़ कर वाक्य बनता है।
कंजक्शन से जोड़कर वाक्य बनता है दोस्तों। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें केवल एक ही भाग होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के कंजक्शन से जोड़कर बनाया जाता है, उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों, ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच से पहले समझ जाएंगे हम लोग कि क्या होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे पर्सन, सबसे पहले देखेंगे पर्सन। पर्सन का मतलब होता है कि फर्स्ट पर्सन, इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, जो बात को कहता है, बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन होता है। और यह सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार यह चेंज होता है। इसके अनुसार दोस्तों, तो कर्ता के अनुसार, इसका याद रखेंगे। पर्सन्स में देखेंगे तो दूसरा होता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या आता है, तो केवल एक ही आता है सब्जेक्ट, जिसका नाम यू है, और ये बात को सुनने वाला होता है, बात को सुनने वाला, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। और ये किसके अनुसार चेंज होता है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के अनुसार यह चेंज होता है, बदला जाता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों, तो तीसरा आपका होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, ये सब क्या है, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया। जो भी सब्जेक्ट बचे हैं आई वी यू के अलावा, वो सब क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ये क्या होता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, किसी के अनुसार नहीं चेंज होता है, इसीलिए इसे लिखते हैं नो चेंज। ये जहाँ पर रहेगा उसी तरह रहने देंगे। तो डायरेक्ट यानी कथन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट ले जाने के लिए इतनी बातों को हमको ध्यान देना होता है, कैसे कंजर्वेशन याद बदलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखने से पहले हम आपको बता दें कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर, जैसे हमने आपको बताया, रिपोर्टिंग वर्ब कामा के बाहर वाला भाग, रिपोर्टेड स्पीच कामा के अंदर वाला भाग, तो इनको डिफाइन करके देखते हैं। तो होता है पहला क्या, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का आगे हमने बताया कि कामा के बाहर वाला भाग। तो रिपोर्टिंग वर्ब में तीन चीजें होती हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसा कि पहले पढ़ते हैं कर्ता, और दूसरा होता है वर्ब, जिसका मतलब होता है क्रिया, और तीसरा होता है दोस्तों, तीसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब अभी बताया, फिर बता दे रहे हैं आपको, कर्म। अब देखिए, जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जब तीनों दिया जाएगा तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, लेकिन केवल जब सब्जेक्ट और वर्ब दिया जाए तो हम लोग इसको परिवर्तन नहीं करते हैं। समझ गए दोस्तों। अब आगे बात कर लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब बताया दोस्तों कि कामा के अंदर वाला भाग। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी भाग होते हैं। तो इसके अंदर सब्जेक्ट होता है पहला, जैसा इसमें है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। इसके बाद आता है वर्ब, तीसरा हो गया वर्ब, वर्ब मींस क्रिया, और चौथा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद भी एक आता है दोस्तों जिसका नाम कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब परिपूरक होता है, जो वाक्य को पूरी तरह से पूरा करता है। यह इस तरह से हम लोग इतनी चीजों को याद करते हुए नरेशन के अंदर डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे सॉल्व करना है, इतनी चीजों को हम ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कितने भागों में बटा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच कितने भागों में बटा हुआ है। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कंजक्शन। अगला दोस्तों क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला या जुड़ना। कंजक्शन के लिए पूरे नरेशन में केवल 4
ही कंजक्शन का यूज करते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस के लिए दैट का यूज करते हैं कामा इनवर्टेड कामा के यहाँ। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में व्हाट टाइप आ जाता है, तो हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, इफ या वेदर यूज करते हैं, इफ या वेदर। और जब व्हाट टाइप आ जाता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, तो वहां पर क्वेश्चन वर्ड ही यूज करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड व्हाट टाइप में दिया गया रहा होगा उसी को यूज करेंगे। तो हो जाता है दैट, इफ या वेदर, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले टू का प्रयोग करते हैं या लेट, टू लेट कर देते हैं दोस्तों। तो ये इतने कंजक्शन है, कंजक्शन का मतलब जोड़ने वाला, दैट, इफ या वेदर, क्वेश्चन वर्ड, टू। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, कोई एक सेंटेंस देखते हैं जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कि नहीं किस प्रकार से हम लोग नरेशन को सॉल्व करेंगे। जैसा चलिए एक डायरेक्ट स्पीच बता रहे हैं, जैसे मोहन said to me, comma into comma, मोहन said to me, comma into comma, I shall go to market today, market today। अब ये देखिए दोस्तों, ये आपके अंदर कौन सा कथन है, तो सबसे पहले इसको पहचानने के लिए हमने ऊपर बताया है, ऊपर जो बताया उसी के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको यह अवश्य पता चल जाएगा कि ये कौन सा स्पीच है। देखिए, मोहन said to me, comma until comma, I shall go to market today। तो देखिए इसमें comma until comma लगा हुआ है, इससे हम लोग क्लियर पहचान लेंगे कि कैसा स्पीच है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में comma एंड इन्वर्टेड comma होता है, ठीक है। दूसरा पहचानने का तरीका है कि इसमें देखेंगे कि भाग दो भागों में बटा होगा, एक रिपोर्टिंग वर्ब, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो ऐसा इसमें भी है, एक रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए यह कथन कैसा है, तो यह कथन डायरेक्ट स्पीच का है। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले जितने भी शब्द दिए गए होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, हमको एक एक शब्दों को पढ़ना और एक एक शब्दों का अर्थ होता है उनको डिफाइन करना होता है, कैसे इनडायरेक्ट बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखिए मोहन सैड टू मी, देखिए मोहन सब्जेक्ट है, सैड टू क्या है, ये सैड क्या है आपका, तो वर्ब है। इसके बाद मी क्या है ये आपका, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपको पता है सी सैड सैड होता है, तो यहाँ देखेंगे पास्ट टेंस में और यहाँ देखेंगे फ्यूचर टेंस में। कहाँ पर है, फ्यूचर टेंस। नरेशन ऑफ नेचर, यहाँ से लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। नरेशन ऑफ नेचर का मतलब होता है कथन की प्रकृति, कथन की प्रकृति, कथन की प्रकृति। दोस्तों जब तक आपको कथन की प्रकृति पता नहीं चल पाएगा तब तक आप लोग सेंटेंस को कैसे क्लियर कर पाएंगे। इसलिए हमको लगा कि नहीं, आपको पता होना चाहिए कि नरेशन ऑफ नेचर होता क्या है। तो कथन की प्रकृति होता है पहला नंबर असर्टिव, असर्टिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है साधारण वाक्य, साधारण कथन या कह सकते हैं वाक्य। दूसरा होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक कथन। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है दोस्तों आदेशात्मक, आदेशात्मक कथन। जब भी हम लोग नरेशन में बात करेंगे, कोई भी सेंटेंस होगा, वाक्य होगा, तो हम कथन के रूप से संबोधित करेंगे। इस अगला होता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक
बुनियादी बोधक कथन। और लास्ट होता है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है इच्छा सूचक कथन। तो लगभग दोस्तों 4 ही कथन कर लीजिए था, साधारण, प्रश्नवाचक, आदेशात्मक और विस्मयात्मक बोधक। इन्हीं 4 वाक्यों का हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की प्रकृति में यूज करते हैं। पहला है सर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा इंपरेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक कथन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहले वाले को पढ़ने से पहले कुछ देख लेते हैं कि किन्हें निकटता सूचक वर्ड कहते हैं, किन्हें दूर प्रकट करने वाले शब्द कहते हैं। जैसे नियरेस्ट, नियरेस्ट वर्ड जो हमको सेंटेंस में जरूरत पड़ेगा, नियरेस्ट वर्ड एंड अवेस्ट वर्ड। अब देखिए 2 कॉलम बन गया दोस्तों, एक नियरेस्ट का एक अवेस्ट का। तो नियरेस्ट वाले में दोस्तों नाउ को लेते हैं। नाउ मतलब जानते हैं, जैसा कि नाउ मतलब होता है अब, और जब इसका दूरस्थ के लिए यूज करेंगे यानी डायरेक्ट में आपका नाउ रहेगा, तो दूर के लिए इनडायरेक्ट के लिए हम लोग नाउ का देन कर देते हैं। और देन का मतलब जैसा कि जानते हैं तो दूसरा होता है दिस, दिस मतलब होता है यह, और इसका दूर के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं, दैट मतलब वह। इसके बाद दोस्तों देयर, इसके बाद दीज कर लीजिए पहले, दीज, दीज मतलब होता है ये, और दोज इसका हो जाता है दोज, दोज मतलब वे। अब आगे देखेंगे तो हेयर होगा, हेयर मतलब होता है यहाँ, और जिसका दूरस्थ वर्ड होता है देयर, हेयर का क्या हो जाएगा दोस्तों देयर, देयर मतलब वहां। अगला है कम, कम मतलब क्या होता है आना, और गो मतलब क्या होता है दोस्तों जाना, गो मतलब जाना, जैसा कि सभी लोगों को पता है गो मीन्स होता है जाना। अगला है टुडे, टुडे, टुडे मीन्स होता है आज, और टुडे का हम लोग करेंगे तो इसका होगा नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब होता है अगले दिन, अगले दिन। अगला है आपका यस्टरडे, टुडे व टुमारो, टुमारो, टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, टुमारो मीन्स क्या होता है दोस्तों आने वाला कल, आने वाला कल। और इसका दूरस्थ वर्ड क्या हो जाता है, तो हो जाता है टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का भी हो जाता है टुडे, टुडे का होता है दैट डे। देखिए यहाँ हम स्प्लिट हो गया, इसको समझिएगा। टुडे का क्या होता है दैट डे, टुडे का हम लोग लिखेंगे दैट डे, और टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। और इसी के साथ अगला है यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे बने बीता हुआ कल, और इसका होता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। एक और बचा है लास्ट दोस्तों एगो, एगो मीन्स होता है पहले, एगो मीन्स पहले, और एगो का क्या होता है बिफोर, बिफोर, बिफोर मीन्स होता है बाद। बाकी मैंने पहली वीडियो में डिस्कस किया है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि पर्सन्स क्या होते हैं, ये सब चीजों का आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में यूज होना है। नरेशन का मतलब मैंने बताया था कथन होता है, कथन में आप देखेंगे तो एक असर्टिव सेंटेंस का कथन होगा,
नरेशन का नेचर होगा, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक का कथन होगा, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस का आदेशात्मक कथन होगा, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयात्मक कथन होगा, पांचवा इंपरेटिव सेंटेंसेस होगा, इच्छा सूचक कथन होगा। तो इस पांचवें वाले का यूज ज्यादा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, तो हम लोग ये देखते चलेंगे। तो नरेशन की प्रकृति अब आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग समझने से पहले सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। दोस्तों ये अभी जान लीजिए ये सब सेंटेंसेज होंगे कहाँ, ये सब सेंटेंसेज आपको दोनों वाक्यों में समझ सकते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दोनों में दिए जा सकते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हमको लग रहा है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में दिया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।